नमस्कार। परिचर्चा अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर इंची लोनियाल। शी इज़ अ सीनियर पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर एंड अ वंडरफुल स्टोरी टेलर। इंची जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड इट्स अ वेरी प्लेजेंट डे। आई एम ब्लेस्ड दैट आई विल बी एबल टू शेयर माई जर्नी विद यू एंड ऑल आवर लिसनर्स। ग्रेट। तो इंची जी, सबसे पहली चीज़, अभी आपने जर्नी का ही नाम लिया, तो वी वुड लाइक टू नो, द ऑडियंस वुड लाइक टू नो कि आपका एक सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का, कैसे आपने शुरुआत करी। आप एक एस्टैब्लिश्ड एंड यू आर अ सीनियर पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट, विच इज़ आई थिंक यू आर वन ऑफ द फोरमोस्ट और द पाइनियर इन द सिटी। तो वो जर्नी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। जैसे कि हम डेस्टिनी को बहुत बिलीव करते हैं और जैसा होना होता है वो हो जाता है। So when I was a student and I was studying, तो mostly मेरे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। आई वॉज ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ सब रीड करते थे, सब लिखते थे, एंड माई ग्रैंड फादर, माई नानू, he used to read out to me when I was little, and when I grew up he used to mark in the newspapers कि ये इंची के लिए रीड करने के लिए है। तो मैं बहुत अबंडेंटली ब्लेस्ड थी कि मैं ऐसी फैमिली में मैंने जन्म लिया जहाँ हर इमोशन की बहुत वैल्यू थी, रीडिंग को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। तो वो मेरे सिस्टम का पार्ट बन गया, मेरे डेली रूटीन का पार्ट बन गया कि मैं रोज़ पढ़ती थी, फिर मैं शेयर करती थी। हमारा फैमिली बुक क्लब की तरह होता था। मेरी मदर भी बहुत अच्छा लिखती हैं इनफैक्ट, और उन सब से मैं ग्रेजुअली इंस्पायर होते होते ये हमारे डेली रूटीन में रहा और मैंने बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैं लिखूँगी, मैं जर्नलिस्ट बनूँगी, एंड आई डिडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। However, being in a family of doctors, बायोलॉजी में अच्छा होना मेरे जीन्स में था। सो व्हेन आई वाज इन माय 11th एंड 12th, मैं बहुत अच्छे से सोचती थी कि मैं ये करने के बाद मैं बैचलर्स जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में करूँगी। सो जस्ट बिफोर टेकिंग एडमिशन, हमारा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जब कट ऑफ लिस्ट आई और सब कुछ होने वाला था, तो मेरी मम्मा ने मुझे बिठाकर पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबके पीछे भागकर जर्नलिज्म और रिपोर्टिंग कर कर खुश होगी, या जैसे कि सबको देखा है बड़े होते हुए एज डॉक्टर्स, तुम्हें लगता है कि तुम वो बनो जो हु कैन गिव बैक टू सोसाइटी, तो ह्यूमन काइंड को ज़्यादा सर्व कर पाओगी अगर डॉक्टर भी बन जाओ और लिख भी पाओ। सो समवेयर इट जस्ट क्लिक्ड विद इन मी, एंड I, because I had not prepared for medical exams, so I just thought that I should take up a field wherein I can heal people. So fortunately उस दौरान फिजियोथेरेपी का फर्स्ट टाइम कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ मेरठ में, a 4.5 year course that was upgraded from 3.5 years, 4 years की graduation and 6 months की internship. सो वो शायद मेरे लिए ही हुआ होगा। तो बस हम एडमिशन ले लिया और फिजियोथेरेपी में एंटर कर गए। फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉफ भी हो गया। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, तो पढ़ाई में अच्छा लग रहा था, बट समहाउ ऐसा लग रहा था कि कुछ डायरेक्शन और मिलनी चाहिए। देयर वाज समथिंग अमिस। सो हमारे कॉलेज में उसी टाइम हॉस्पिटल डेवलप हो रहा था। सो when we in our third prof, when we started doing our clinics, so there were some children whom I was dealing with,
अपने क्लिनिक्स के टाइम पर मुझे ऐसा लगता था कि जितना पढ़ रही हूँ उतना उतना काफ़ी नहीं है इन बच्चों को ठीक करने के लिए. वी नीड समथिंग मोर. एंड समहाउ बिकॉज जब कुछ होना होता है तो रास्ते वैसे ही बनते चले जाते हैं. So just opposite our physiotherapy room, we had a senior orthopedic surgeon. So he mostly used to see children. तो बच्चों के जो भी केसेस उस हॉस्पिटल में आते थे वो वही देखते थे मोस्टली. तो मैं उस रूम के बाहर खड़ी थी एंड जो बच्चा मैं देख रही थी उस टाइम पर तो उन्होंने उनको दिखाने के लिए एंटर किया और आराम से बैठे थे वो. तो डॉक्टर ने बोला एंड आप देखिए कि मैं ही थी उस रूम के बाहर और किसी ने वो बात सुनी नहीं. तो उन्होंने बोला कि आप मेरठ में टाइम वेस्ट मत करिए. अगर आपको अपना बच्चा ठीक करना है तो आपको जयपुर जाना पड़ेगा. एंड आई विल राइट यू द नेम ऑफ द थेरेपिस्ट एंड शी इज़ अ वेरी सीनियर लेडी एंड आई विल मेंशन हर नेम टू, मिसेस शीला नानावटी. सो मिसेस शीला नानावटी का उन्होंने नंबर दिया, उनका एड्रेस लिखा, जिस हॉस्पिटल में वो काम करती थी पूरा डिटेल्स दी. उस समय गूगल नहीं होता था तो बहुत अच्छे से डॉक्टर ने हिंदी में उनको लिख के दिया. एंड जब वो पेरेंट्स बाहर आए तो मुझे लगा कि मैं जल्दी से ये नोट कर लूँ. तो फ़ोन भी नहीं थे उस टाइम कि फ़ोटो खींच लेती, मैंने नोट ही किया. And I just jotted it down in my diary and somewhere that had to be my destiny. So मैंने जाके अपने नानू को, अपने maternal grandfather, उनको शेयर किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला कि मेरठ में कोई नहीं है. So मेरे grandfather was very supportive for me. एंड ही सेड कि तो हम उन डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उन्हीं से ट्रेनिंग लोगी. सो क्योंकि मैं थर्ड प्रॉफ में थी तो आई जस्ट हैड अ चॉइस ऑफ गेटिंग टू नो मोर अबाउट हर एंड आई हैड टू वेट फॉर अनदर 1 year टू रीच हर. तो हमने पता किया एंड फॉर्चुनेटली जैसे यूनिवर्स को हम कोई बात दे देते हैं, हम ऐसे ऊपर कह देते हैं बात और वो सब वैसा ही होने लग जाता है, मैनिफेस्ट होने लग जाता है. सो ऐसा ही हुआ. फॉर्चुनेटली मेरी जो फैमिली में ही उसी हॉस्पिटल के में काम जो करती थी वो नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल थी मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में. सो उनसे बात हुई एंड आई एम इवन ग्रेटफुल टू हर दैट शी मेड मी मीट Dr. Sheila Nanavati and I could reach ma'am and I could get trained by her. मैम मुंबई से करी थी मैम ने फिजियोथेरेपी और वो बहुत अच्छे से वेल अपडेटेड थी अपनी एज में. शी इज़ नो मोर नाउ बट द टाइम दैट आई स्पेंट विद हर was something that I could never get even after doing so many courses. तो मैम मुझसे कहती थी कि तुम अमिताभ बच्चन की तरह हो, तुम हमेशा शाइन करोगी क्योंकि तुम में वो बात है कि मुझे बच्चों को अच्छा करना है. वो तुम्हारा मन करता है कि पैशनेट हो उस बारे में. सो ऐसे बच्चों के जो भी सोच लेते हैं तो आप बच्चों की फील्ड में बहुत अच्छा कर पाओगी और उन्हें हील कर पाओगी. सो that's how the journey started and I entered pediatrics and फिर मैं ये और शेयर करूँगी कि मैंने मैम से क्या क्या सीखा, ये मैं ज़रूर अपने लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी. सो मैम जब पेरेंट्स के साथ बैठती थी तो मैम यूज्ड टू बी दैट स्ट्रॉन्ग पर्सन जिससे पेरेंट्स को एनर्जी मिले. एक पेरेंट जो एक परेशानी के साथ आया है कि मेरा बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा. सो मैम यूज्ड टू गिव दैट इन्फ्यूजन ऑफ होप कि नहीं, आप वो एनर्जी लेके जाएंगे तो क्यों आपका बच्चा नहीं ठीक होगा. पहली बात तो वो ठीक भी होगा और आपको वो इमेंस पेशेंस लानी है अपने अंदर कि आप अपना बच्चा
कितनी भी दिन लग जाएं, कितने भी ईयर्स लग जाएं, आप उस परसूट में रहें कि हमें अपना बच्चा अच्छा करना है. सो शी यूज्ड टू से कि ब्रह्मांड जितना प्यार करो, लकड़हारे जैसी मेहनत करो और बर्फ जितना सब्र करो. So that's what I learned from her, and I could believe in physiotherapy in a way that physiotherapy जो है वो पेशेंट को हमारे ऊपर डिपेंडेंट करने का फील्ड नहीं है. वो एक ऐसा प्रोफेशन है जो पेशेंट को, बच्चे को, पेरेंट को आत्मनिर्भर बना रहा है, हम पर निर्भर नहीं बना रहा है. तो इंची जी, अभी जैसे आपकी जर्नी हम सुन रहे थे, आपने 2 चीज़ों पे विशेष फोकस किया, फिजियोथेरेपी और बच्चे. तो बेसिकली आप फिजियोथेरेपी सिर्फ बच्चों के लिए ही सीखी और करते हैं या इट्स अ जनरल थिंग? जब हम बैचलर्स की पढ़ाई करते हैं तो इट्स अ जनरल थिंग, बट as I told you that my life had taken its course towards pediatrics. मैं जयपुर पहुंची, मैंने मैम से ट्रेनिंग ली और मुझे वो इनर कॉलिंग हुई कि आई हैव टू बी दैट फर्स्ट पर्सन टू गेट pediatric physiotherapy to Meerut. So it happened. Thereafter मैं डॉक्टर अनुज रस्तोगी से मिली. यहाँ जसवंत राय को की नियोनेटल और पीडियाट्रिक यूनिट को वो हेड करते हैं. सो WHO डे के उपलक्ष्य में मैं मिली. मैंने आपको बताया कि मैं लिखती थी और अभी भी हूँ. सो उनसे मैं कुछ इंटरव्यू करने के लिए मिली एंड ही टोल्ड मी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन. सो अर्ली इंटरवेंशन एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी में जहाँ कि हम बर्थ के बाद ही बच्चों को हेल्प करना शुरू कर दें सो दैट डिसेबिलिटी हम प्रिवेंट कर सकें. सो बिकॉज आई wanted to do for kids, I was passionate about doing for kids, and I came to Meerut with this thing in mind कि I have to वर्क इन दिस फील्ड. तो और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुज रस्तोगी भी मिल गए मुझे. वो विजनरी थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया इस इम्पोर्टेंस को, तो मैंने वो पिक किया और मुझे लगा कि मुझे अर्ली इंटरवेंशन करनी है एंड आई हैव टू स्पेशलाइज एंड गेट माई सेल्फ सर्टिफाइड एंड डू मोर कोर्सेज जो अर्ली इंटरवेंशन से मैं और बेहतर कर पाऊँ. सो बेसिकली मैंने अपना पूरा स्पेशलाइजेशन, अपना मास्टर्स, अपना फर्दर क्वालिफिकेशन सब पीडियाट्रिक्स में करे. मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली फ्रॉम पीडियाट्रिक न्यूरो फिजियोथेरेपी टू अर्ली स्टिमुलेशन टू थेरेपी इन द NICU टू ब्रेन जिम टू ओरल प्लेसमेंट थेरेपी एंड टू वेरी रिसेंटली डायनामिक मूवमेंट इंटरवेंशन जो मैंने अभी कंप्लीट किया है. एंड अगेन आई एम द फर्स्ट टू ब्रिंग दैट टू मेरठ एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो. सो म्यूज़िक थेरेपी में भी मैंने सर्टिफिकेशन किया, स्टोरी टेलिंग में भी किया, और स्पेशल एजुकेशन भी किया, सो दैट आई कुड बी दैट वन पर्सन हु कुड गिव a home program to parents. Yes, a one stop solution. और एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम टू पेरेंट्स कि जो पेरेंट अपनी बच्चे को लेकर आया है उसको कहीं और ना जाना पड़े कि भाई एजुकेशनल नीड्स के लिए कहीं और जाना हो रहा है या उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए कहीं और जाना पड़ रहा है. तो जो बच्चा हमारे पास आए वो बर्थ से लेके जब तक हमारी कैपेसिटी में है उसको देखना, हम उसे कम्प्लीटली होलिस्टिकली देख पाएँ. सो आई एम वर्किंग प्राइमरीली फॉर किड्स. तो ये जो आपने जैसे एक यूज़ किया वर्ड अर्ली इंटरवेंशन, अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाता है तो यू कैन प्रिवेंट डिसेबिलिटी, ये भी आपने जैसे बोला. तो पहली चीज़ जो मैं एक एज जनरल लेमैन जो है, ये पता कैसे चलता है पेरेंट्स को कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी होगी ताकि हमें अर्ली इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तन्मय जी.
अर्ली इंटरवेंशन पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी कि एज द नेम सेज अर्ली मतलब जल्दी, और इंटरवेंशन मतलब कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम आगे की परेशानियों से बच पाएँ और प्रिवेंट कर पाएँ उनको। मैं एक्सप्लेन करूँगी कि हम अर्ली इंटरवेंशन कैसे करते हैं। तो जैसे एक बेबी हुआ, बर्थ होता है, तो कभी कभी बर्थ के दौरान, बर्थ से पहले, बर्थ के ड्यूरिंग और बर्थ के बाद, प्रीनेटल, पेरीनेटल और पोस्टनेटल, ये तीनों फेजेस में एक बेबी को कुछ भी परेशानी आ सकती है। जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या बेबी जैसे रोया नहीं है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, और जैसे कि मम्मी के गर्भ में ही मूवमेंट्स कम थे, वो स्लो डाउन हो गया था, तो दैट मीन्स कि उसको ऑक्सीजन की कमी पहले से चली आ रही थी। और होने के बाद अगर क्राई भी ठीक रही है और उसके बाद किसी कारण से शुगर लो हो गई, या फिर ऑक्सीजन की कमी बाद में भी हो गई, या कोई इन्फेक्शन की वजह से, जैसे सेप्टिसीमिया हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेन अफेक्ट हो जाए, न्यूरोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो इन केसेस में, या फिर आजकल बहुत प्रीमेच्योर बर्थ्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी बच्चे हो रहे हैं, तो उस केस में, या फिर कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है बहुत छोटे बड़ा common होने है। के बाद जॉन्डिस हो जाता है। यूजुअली जॉन्डिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, हो जाता है और ठीक भी हो जाता है, थोड़ी वॉच रखनी पड़ती है और डॉक्टर को डेली दिखाना पड़ता है। बट कभी कभी वो जॉन्डिस विद इन फ्यू आवर्स ही बहुत बढ़ जाता है। मोस्टली ऐसा होता है RH इनकम्पैटिबिलिटी में, जैसे कि मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, मोस्टली ऐसा होता है। बट अगर अनवॉच्ड है या पता नहीं चला है तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी कभी कभी बहुत हो जाता है, तो वो ब्रेन को अफेक्ट कर देता है, बेबी सुस्त हो जाता है। और ऐसे बहुत से कारण है, इवन जेनेटिक कॉजेज़ भी हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को के कारण बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट करना पड़ता है। जब NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU में बेबी एडमिट हो जाता है तो उसे हाई रिस्क इन्फेंट बोलते हैं। तो इन हाई रिस्क इन्फेंट्स को हमें मान के चलना है कि दे नीड अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली स्टिमुलेशन। उनको अर्ली स्टिमुलेशन हम NICU में भी देते हैं। NICU में जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर बेबी लिथार्जिक है, सुस्त है, अगर मूवमेंट्स अच्छे नहीं हैं, बेबी के हाथ पैर अच्छे से नहीं चला रहा है, मुंह बहुत कम चला रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, स्वॉलोइंग या फीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हम ओरोमोटर और ओरोसेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं जिससे कि वो मुंह चला पाए और जल्दी से जल्दी ओरल फीड्स मतलब मुंह से दूध ले पाए। पहले हम ओरोमोटर ओरोसेंसरी वर्क करते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी पे काम करते हैं जिससे वो एक एक्टिव बेबी बन जाए और घर जाने के लिए रेडी हो जाए, डिस्चार्ज के लिए रेडी हो जाए। तो ये सब तो हम NICU में करते हैं। NICU के बाद पीरियोडिकली फॉलोअप रखा जाता है जिसे न्यूरो डेवलपमेंटल फॉलोअप बोलते हैं। तो न्यूरो डेवलपमेंटल फॉलोअप यूजुअली मंथली होता है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है डॉक्टर को तो क्वार्टरली तो होना ही होना चाहिए, लाइक 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, ऐसा तो होना ही चाहिए। ऐसे में हम चेक करते रहते हैं कि बेबी का टोन मतलब एक मस्कुलर टेंशन जो हमारे रेगुलरली मसल्स में रहती है वो ज़्यादा तो नहीं है, या मतलब टाइट तो नहीं है बेबी, या लूज तो नहीं लग रहा है। हम ये चेक करते हैं। हम मूवमेंट्स चेक करते हैं कि जिस एज पर, जितने मंथ्स की एज है उसके अकॉर्डिंगली बेबी के मूवमेंट्स उतने हैं कि नहीं हैं, वो सुस्त तो नहीं लग रहा है। हम पोस्चर चेक करते हैं कि वो सीजरिंग तो नहीं कर रहा है, कैंची बना के पैर तो नहीं रख रहा है, या वो बहुत फ्लॉपी तो नहीं है, लूज बहुत दूर दूर तो नहीं रख रहा है। तो हम यूजुअली टोन, मूवमेंट, पोस्चर, उसका न्यूरो बिहेवियर चेक करते रहते हैं जिससे कि एट द अर्लीस्ट साइन
हम उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को थेरेपी एक्सप्लेन कर पाएँ। जैसे ही पता चले तुरंत इंटरवेंशन हो जाए। यस, और अकॉर्डिंगली अगर बच्चे को हमारे पास आने की ज़्यादा नीड है तो हम वो भी उन्हें राइट टाइम पर इन्फॉर्म कर पाएँ। अच्छा, फिर अर्ली स्टिमुलेशन NICU हुआ, फिर हमारे फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ हो गए, एंड देन अगर डिसेबिलिटी सेट इन कर रही है लाइक सेरेब्रल पॉल्सी और एनी अदर साइंस ऑफ ऑटिज्म, जैसे कि बेबी रिस्पॉन्ड कम कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सेस कम है उसकी, तो अगर कोई भी अर्ली हमें रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसके ग्रो करते करते उसके डेवलपमेंट के साथ साथ हम अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन देते रहते हैं और पेरेंट्स को गाइड करते रहते हैं। स्पेशली मेरा ये मोटिव रहता है कि हम पेरेंट्स को ज़्यादा गाइड करें दैन कि हम अपने पास ज़्यादा बुलाएं। जितना फ्रीक्वेंसी पे बुलाना है वो बुलाना है, बट गाइडेंस इतनी अच्छी हो कि पेरेंट ही बेस्ट थेरेपिस्ट फील करे, वो इक्विप्ड फील करे कि हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और जब पूछना है मैम से तो मुझे क्या पूछना है और क्या उनको रिपोर्ट करना है। तो इन चीज़ें जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया, हालांकि एक लेमैन को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। अभी आप जैसे बात कर रहे थे ऑटिज़म की, कि अगर ऑटिज़म या कोई और स्पेशल नीड्स डेवलप होती हैं बच्चे में और वो अर्ली साइंस एज रेड फ्लैग्स अगर आप लोग देखते हैं। अच्छा, ऑटिज़म वर्ड हम बड़ा सुनने में आ रहा है आजकल, तो क्या आजकल ये चीज़ बढ़ गई है या पहले भी थी, अवेयरनेस नहीं थी? एक तो ये क्वेश्चन का पार्ट है। दूसरा, अगर ये आजकल ज़्यादा बढ़ी है तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द रीज़न? यस, ऑटिज़म इस समय बहुत बढ़ गया है। यस, पहले अवेयरनेस भी कम थी क्योंकि पहले ये डेवलपमेंटल डिले में ही इंक्लूड हो जाता था, और ग्रेजुअली द लास्ट डिकेड बहुत अवेयरनेस क्रिएट हुई है इंडिया में भी, पर अनफॉर्चुनेटली कोविड पैंडमिक जो आया उसने बहुत सारी चीज़ें इस पूरी दुनिया में चेंज कर दी, जिसके कारण ऑटिज़म के बढ़ाने के बहुत सारे फैक्टर्स बढ़ गए हैं। तो पहले तो मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ऑटिज़म क्या है। सो ऑटिज़म यूजुअली इज़ अ सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट, कि बच्चा जो है वो सोशल सेटिंग को समझते हुए क्या बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं समझ पाता है। कम्युनिकेशन जो टू वे प्रोसेस है उसको टू वे ना रखते हुए वो अपने मुझे क्या चाहिए वाले वन वे में रह जाता है। वो हमारी मतलब जो ऑपोजिट साइड, जो रेसिप्रोकल एक हमारी बॉडी लैंग्वेज समझना या जेस्चर्स को समझना या आई कांटेक्ट बनाकर आंखों में ही बातें करना, और वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही तरह की कम्युनिकेशन में लैग करता है। इस पे एक क्वेश्चन था मैं फिर, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली लिंक था। ये बच्चा सबके साथ करता है तब आप उसे ऑटिस्टिक चाइल्ड बोलेंगे, या कुछ के साथ नॉर्मल होता है कुछ के साथ करता है? तो मैं ये कहूँगी कि ये सबके साथ करता है, इवन के पेरेंट्स के साथ भी करता है, बट पेरेंट्स के साथ बिकॉज पेरेंट्स आर द चाइल्ड्स सिक्योरिटी पिविट, तो पेरेंट्स से क्योंकि उसकी नीड्स पूरी होती हैं तो उसका कुछ कम्युनिकेशन पेरेंट्स से बेटर होता है। आई कांटेक्ट भी पेरेंट्स के साथ स्लाइटली बेटर हो सकता है, हाउएवर ऐसा हमेशा नहीं होता है, बट कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि स्ट्रेंजर्स के साथ बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं है और पेरेंट्स के साथ थोड़ा बहुत है। तो मैं इस बात पे वापस आती हूँ कि सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट जो कि एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है, और दूसरा कि रेपिटेटिव बिहेवियर, कि मोस्टली ऑटिज्म में ये देखा जाएगा कि बच्चा बार बार कुछ कर रहा है, जैसे यहाँ से वहाँ भागना बार बार, या पर्टिकुलरली एक ही टॉय को वहीं डाल के आना, कोई उसने अगर डस्टबिन देख लिया है तो उठा के वहीं डाल के आना, या फिर अपने टॉयज़ को बार बार लाइन में लगाना,
या फिर कोई रेपिटेटिव इंटरेस्ट, मतलब वो अलग तरीके से उन्हीं टॉयज को खेलने का तरीका नहीं ढूंढ पाता है और उसी में ही उलझ के रह जाता है। कभी भी कुछ आंखों को बार बार एक तरह से करना या पेन को बार बार हिलाना या लाइट को बार बार देखना या फिर फैंस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते रहना, सर्कुलर मूवमेंट, यस सर्कुलर मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, या पानी कहीं बह रहा है तो उस फ्लो को बहुत डिटेल में देखते रहना। तो ऐसे चीजें क्या नोट। ये ओवर ऑब्जर्वेटरी चाइल्ड में नहीं आ सकता? ये ज़रूरी क्या है कि ये अगर वो किसी चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है या बहुत डिटेल में देख रहा है तो हम उसे ऑटिस्टिक चाइल्ड क्यों कहते हैं? ये भी तो हो सकता है कि बहुत ध्यान से वो चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हो। आपने सही पूछा, वो बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। अच्छा, अब वो जो बहुत ध्यान से देख रहा है वो सेंट्रल कोहेरेंस डेफिसिट का पार्ट है, मतलब कि वो बिग पिक्चर नहीं देख पा रहा है। Okay. वो डिटेल को बहुत ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे हमारा राइट ब्रेन जो है वो बिग पिक्चर देख पाता है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो स्मॉल चीज़ें देखता है, डिटेल्स देखता है। सो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी तन्मय जी कि सपोज एक मतलब फॉरेस्ट है, जंगल है, तो मैं कह रही हूँ उसे फॉरेस्ट है क्योंकि मेरा राइट ब्रेन ब्रॉडर पिक्चर ब्रॉडर पिक्चर देख पा रहा है कि ये मुझे जो दिख रहा है ये जंगल है। लेकिन हो सकता है कि वो बच्चा ये कहे कि ट्री है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, ये भी ट्री है, और वो ट्रीज देख रहा है वन बाय वन क्योंकि उसका ब्रेन कन्वर्ज कर गया है, उसका विजन कन्वर्ज कर गया है उस एक ट्री पर। जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं वो दीवारों की जो दरारें होती हैं उनको निकालने लगते हैं, तो आपको वो नहीं दिखेंगी पर उनको दिख जाएंगे वो क्रैक्स इन द वॉल। या फिर आपको कोई एंट नहीं दिखेगी, उनको वो दिख जाएगी, वो हाथ में लेके घूम रहे होंगे। तो हर बच्चा डिफरेंट है। ऑटिज्म में कुछ बातें जनरल हैं, बट as it is said, if you've met one child with autism, you've just met one child with autism. हाँ, everyone is different. Every child with autism is unique, have their own set of repetitive interests, और अपनी ही कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ वर्बल हैं, कुछ नॉन वर्बल हैं। हम डायरेक्टली एक बार देखने से नहीं कह सकते कि इस बच्चे को ऑटिज़म है। ऑटिज़म असेसमेंट भी एक कुछ सेशंस का काम है, हम कंक्लूड नहीं कर सकते एक सेशन में कि बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है। बट अगर सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट है और अगर रेपिटेटिव इंटरेस्ट हैं तो हमें असेसमेंट रिक्वायर्ड है और एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोफेशनल को मिलना है, सो दैट वी कैन हेल्प द चाइल्ड अर्लीस्ट कि आइडेंटिफाई हुआ और उसके अकॉर्डिंगली जो उसके सेंसरी इश्यूज हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उस पर काम कर पाए। अभी आपने एक्सप्लेन किया ऑटिज्म के बारे में कि अगर लेफ्ट और राइट ब्रेन है उसमें से एक ब्रॉडर पिक्चर देखता है, एक बेसिकली डिटेल्स देखता है, और बच्चा अगर सिर्फ डिटेल्स देख रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें ऑटिज्म हो सकता है। कितना है कितना नहीं है दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। अब मेरा सवाल ये है, एज अ लेमैन मैं जानना चाह रहा था कि सपोज कोई बच्चा एक ब्रॉडर पिक्चर किसी भी चीज़ की बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहा है और डिटेलिंग भी उतनी ही अच्छे से एनालाइज कर रहा है, तब आप उसमें ऑटिज्म कहेंगे या नहीं कहेंगे? अगर बच्चा दोनों ही चीज़ें अच्छी कर रहा है तो ऑटिज्म की बात ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो फिर नहीं, उसका मगर डेवलपमेंट डिटेलिंग वो उसी हिसाब से है। अगर वो पंखे को देख रहा है तो वो बहुत देर तक देख रहा है, उसके ऑसिलेशंस गिन रहा है, बहुत सारी चीज़ें गिन रहा है, बट ही इज़ इक्वली एनालाइजिंग द ब्रॉडर पिक्चर ऑल्सो। सो मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करूंगी तन्मय जी कि अगर वो डिटेल को देखते हुए जोन आउट हो रहा है, अगर वो अपने जोन में चला जा रहा है, अपने कोकून में चला जा रहा है और ये जोनिंग आउट उसको फंक्शनली इम्पेयर कर रहा है, उसको कम्युनिकेशन से दूर कर रहा है कि कोई बुला रहा है वो रिस्पांस नहीं दे पा रहा है, नेम रिस्पांस नहीं है, मम्मी बुला रही हैं, बार बार रिपीटेडली बुला रही हैं पर वो
फैन अच्छा, को मतलब देखे जा सुनाई रहा दे रही है, मगर उसका ध्यान या नहीं वो है। दीवार को स्टेयर करता चला जा रहा है। तो जब तक कोई फंक्शनल इम्पेयरमेंट नहीं है तब तक ऑटिज्म नहीं कह पाएंगे हम उसे और डिटेल में असेस करेंगे। और बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी देखते हैं, बहुत सारे अच्छे जो जीनियस हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्टेड आईक्यू है, वो डिटेल्स भी बराबर देख पाते हैं और उनकी फोर साइटेडनेस, उनकी फार साइटेडनेस बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दे आर एबल टू सी द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ थिंग्स। तो सिर्फ ब्रॉडर पिक्चर और डिटेल को देखने पर हम नहीं जज कर सकते कि ऑटिज्म है कि नहीं है। देयर हैज़ टू बी सम डेफिसिट रिलेटेड विद दिस, एसोसिएटेड विद दिस, तभी हम कह पाएंगे कि हम ऑटिज्म का असेसमेंट कर रहे हैं। इस बात पे मैं एक और बात ऐड करूंगी कि सब बच्चे स्पेक्ट्रम पे, ये ऑटिस्टिक जो स्पेक्ट्रम है ये बहुत बड़ा है। बहुत सारे नॉर्मली फंक्शनिंग एडल्ट्स जो हम देखते हैं उनको भी बहुत सारे इश्यूज भी देखते हैं उनके साथ, बहुत होते हैं। तो हम नहीं कह सकते कि जो कोई इंट्रोवर्ट है या जो अवॉइड कर रहा है किसी सोशल सिचुएशन को, वो सिर्फ इंट्रोवर्ट है, वो भी स्पेक्ट्रम पे हो सकता है। ओके। सो देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स जिनको कुछ बच्चे भी और बड़े भी, जिनको कुछ सेंसरी इश्यूज हैं। सेंसरी इश्यूज को एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर। तो हमारा ब्रेन जो है वो थ्रू डिफरेंट सेंसेस, हमारी 5 senses what we know of are eyes, ears, nose, skin and tongue। ये तो 5 senses सबको पता है, बट जो senses कम पता है वो sense of balance, sense of pain और sense of proprioception। तो ये senses जो हैं ये कम पता है। तो कहाँ पर हम हैं, मैंने पैर रखा कहीं पर, जैसे किसी बोट में पैर रखा है, तो मुझे कितना पैर एडजस्ट करना है सो दैट मैं बोट में बैलेंस बना पाऊँ। सो ये सिर्फ स्किन नहीं लेगा, ये मेरा बैलेंस सिस्टम भी लेगा और प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम भी लेगा। सो ये जो सेंसेस हैं, ये जो एक्स्ट्रा सेंसेस अलोंग विद द 5 सेंसेस हैं, ये सब मिलाकर हमें इंफॉर्मेशन देती हैं हमारे ब्रेन को। अब हमारा ब्रेन की जो वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेसिंग है, जिसमें कि वो सब कुछ अंदर लेता है लेकिन फाइनली आउटपुट एक ही देता है। कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारा ब्रेन, और गॉड की गिफ्ट है ये कि इतना मतलब ब्यूटीफुल और अमेजिंग ऑर्गन बनाया है गॉड ने, कि वो इतनी अच्छे से प्रोसेस करता है कि आपको जो एक हम फाइनल आउटपुट देते हैं वही दिखाई देती है आउट ऑफ सो मेनी इनपुट्स दैट आर गोइंग इन। तो जो वेल कोऑर्डिनेटेड आउटपुट है ये प्रोसेस करके मिली, सेंसरी प्रोसेसिंग हुई और फिर उसके बाद वो निकल कर आई। तो जो इंडिविजुअल्स बहुत प्लानिंग से, बहुत टाइम से, बहुत कमिटमेंट से, बहुत मेटिकुलसली सामान जगह पर रख के, अपने पॉइंट्स नोट करके, बिना भूले अपनी चीज़ों को कर पा रहे हैं और अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप समझ लीजिए उनकी सेंसरी प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है। अब जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज हो रही हैं वो ऐसे हो रही हैं कि बच्चे में कैसे हो रही हैं कि अगर जो जा रहा है इनपुट उसमें विजुअल ज़्यादा जा रहा है, ऑडिटरी कम जा रहा है, तो बच्चा जब कुछ देखेगा तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा। पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रॉब्लम है कि नहीं है, बट आप उसको 5 बार भी कोई बात समझा रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ जाओगे ना, पार्टी में जाओगे तो मम्मा के साथ बैठे रहना, मम्मा के साथ बैठे रहना, डोर के बाहर मत जाना। तो क्योंकि विजुअल नहीं बन रहा है इस बात का कि जब जाएंगे तब ये ऐसी सिचुएशन होगी कि मम्मा की सीट के पास ही बैठे रहना है और बहुत भागना नहीं है कि मम्मी को डर लगता रहे कि आप कहाँ खो गए, आप डोर के बाहर तो नहीं चले गए। तो ये बात नहीं विजुअलाइज हो रही क्योंकि यहाँ पे पिक्चर नहीं बन रही है। तो ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टी हो गई कि ब्रेन ने इमेज नहीं बनाई, इसलिए मुझे आपकी जो ऑडिटरी वे में जो बात आई, जो सुनने से बात आई, उसको मैं प्रोसेस नहीं कर पाया। लेकिन आपने वही बात एक पिक्चर के जरिए बता दी
एक पिक्चर दिखाई एक बर्थडे पार्टी की, और आपने कोई सीट दिखाई और आपने मम्मी के पास बैठना भी बता दिया कि मम्मी के पास आप ऐसे बैठे रहना, तो बच्चे को क्लियरली समझ में आ जाएगा और आप देखेंगे कि वो आउटपुट मिल भी रही है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ में ऐसा भी होता है कि कोई आवाज़ जो 25 डेसिबल्स की है तो वो बच्चे को बहुत तेज़ महसूस हो रही है, 65 डेसिबल्स की भी महसूस हो रही है। जैसे कि कोई फ़ैन चल रहा है या कोई क्लॉक टिक कर रही है, तो बहुत लो साउंड होती है उसकी, हम नहीं डिस्ट्रैक्ट होते। कप को सॉसर में रखा, हम नहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि हमारा ब्रेन अपने आप फिल्टर ऑफ कर जाता है उन साउंड्स को कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये साउंड। सो इट सेल्फ प्रायोरिटाइजेस कि इस समय जो इम्पॉर्टेंट है वो जो सामने हो रहा है, या ये एजेंडा पे आए हैं हम, या ये करना है तो वो करना है, हम ये इन साउंड्स को नहीं प्रोसेस करना है इस समय। तो वो क्योंकि ऑटोमेटिक फिल्टरिंग नहीं हो रही है और उन साउंड्स को बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, सेंसरी परसेप्शन जो है वो कुछ डिस्टॉर्ट हो गया है, इसलिए बच्चा वो भी अटेंड कर रहा है। अगर कप की आवाज़ आई तो वो उस तरफ भाग जाएगा, अगर कोई स्मेल आ रही है तो वो उस तरफ भाग जाएगा। और हम यूजुअली सोचते हैं कि बच्चा बैठ नहीं रहा है, बच्चा हमारी बात नहीं सुनता है, बच्चा शरारती बहुत है, हमारी कमांड फॉलो नहीं कर रहा है, बस इसे तो अपने से मतलब रहता है। तो ये जो अपने में मगन बच्चा लग रहा है वो एक्चुअली इज स्टक विथ सर्टन इश्यूज जो उसका ब्रेन खुद में रेगुलेट नहीं करने की वजह से वन इंटीग्रेटेड आउटपुट नहीं दे रहा है। आपका बड़ा अनयूजुअल नाम है, उसका मतलब क्या है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ। हाँ। मेरा नाम कुछ और था पहले, मतलब कुछ और था जो मैं शेयर नहीं करूंगी। ओके। पर मैं उसको उस नेम को मिसप्रोनाउंस करके इंची बोलती थी। ओके। सो जब मैं छोटी सी थी, 1.5 ईयर की थी, जब बोलना ही शुरू किया, सो इंची मेरे जब मैं प्रोनाउंस करती थी तो मेरी मदर को बहुत अच्छा लगता था, तो शी फेल्ट वेरी क्यूट एंड समहाउ मेरा सरनेम लोनियल है, तो लोनियल के साथ इंची बोलना बड़ा अच्छा लगता था उनको, क्यूट लगता था उस समय। तो जब एडमिशन हुआ तो बर्थ सर्टिफिकेट डेफिनेटली किसी और नाम की थी, बट इंची मेरी मम्मी का मन था, तो शी डिस्कस्ड विद आवर प्रिंसिपल कि मैं कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं। तो हमारी प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लगा एंड इंची लोनियल वेंट वेल टुगेदर। तो ऐसे तो मेरा नेम पड़ा। और मेरी मम्मा बताती हैं कि मैं बहुत टाइम तक फ्रॉम 1 ईयर टू 2.5 ईयर्स में ऐसे ही पूछती थी कि इंची को ये दे दो, इंची पूछ रही है कहाँ जाना है। तो वो बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स शेयर करती हैं इस बारे में। सो ऐसा नहीं था कि ये इट वेंट वेल विद मी, बहुत मजाक बनाते थे स्कूल में, बहुत फनी लगता था सब मेरे क्लासमेट्स को भी, बट You survived. बट आई नो आई सर्वाइव्ड वेल क्योंकि बहुत अनकॉमन था, टीचर्स को भूलता नहीं था। इट वॉज वन क्वेश्चन दैट यूज टू ब्रेक द आइस। हमेशा सब पूछते थे कि आपका नेम इंची लोनियल क्यों है, तो सबके साथ मैं कनेक्ट कर जाती थी। यही पूछने वाले थे, आपने बता दिया वैसे क्यों है। फिर ग्रेड 3 में मेरी एक साउथ इंडियन टीचर आई, तो उन्होंने बताया कि इंजी मीन्स जिंजर इन मलयालम। तो उन्होंने मुझे फिर जिंजर बुलाना शुरू कर दिया, अदरक बुलाना शुरू कर दिया, जिंजर। तो इससे मुझे पता चला कि मलयालम में इंजी जिंजर है। और फिर बहुत अच्छे से चल रहा था सब कुछ। फिर मेरा ब्रदर हुआ, फिर सबने ऐसे ही जोक करते करते कहा कि अब इसका नाम सेंटी रख देना। तो मैंने कहा नहीं भाई, मुझे एक बड़ा अच्छा मीनिंगफुल नेम चाहिए उसके लिए। तो बहुत फिर हमने उसका नाम भी अच्छा सा ही रखा। एनीवेज फिर जब मैं 9th में आई तो मैं वर्ड्सवर्थ से बहुत प्रेरित थी, बहुत इंस्पायर्ड थी।
यस, विलियम वर्ड्सवर्थ की जैसे पोएम्स लिखना चाहती थी, लिखती भी थी। सो मैंने अपना नेम प्रकृति सोचा, मैंने अपने फादर को कन्विंस किया। दैट्स द पेन नेम और द एक्चुअल नेम? नो, that is no more a name, but I am just sharing what नहीं, happened. आप उसको एक्चुअल नेम चाह रहे थे या पेन नेम चाह रहे थे? नहीं, मैं एक्चुअली चाह रही थी बिफोर फिलिंग इन द बोर्ड फॉर्म, तो मैं चाह रही थी कि प्रकृति लोनियल हो जाए। मतलब आफ्टर सर्वाइविंग द टर्बुलेंस यू वांटेड टू फाइनली चेंज इट? यस। सो जो हमारे स्कूल के बाबूजी थे, द वन whom आई वेंट टू सबमिट द एफिडेविट, तो उन्होंने बोला कि क्यों तुम्हारे पेरेंट्स को अब ध्यान आया कि तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी इस नाम से? तो ये मुझे इट डिडंट गो वेल विद मी। मुझे अपने नाम से बहुत प्यार था, सिर्फ सोशल रीजंस की वजह से चेंज करना चाह रही थी, तो जो चेंज करना चाह रही थी वो भी मेरे दिल के करीब था, प्रकृति। तो फिर मैंने उनसे लिया पेपर वापस और मैंने कहा आई विल कंटिन्यू विद माय नेम, और मैं शादी भी इसी नाम से करूँगी और मैं बदलने भी किसी को नहीं दूंगी। सो दैट्स हाउ इंची लोनियल इज इंची हियर का टुडे। मतलब अदरक तो नहीं है ना? इंची का मतलब तो कुछ और होगा ना? इंची का कोई मतलब होता नहीं अब है। मेरे से बनेगा, हाँ, ये भी है। तब तो नहीं था, वो तो एक प्रोनाउंसिएशन थी, बट आई थिंक आई गिव मीनिंग टू माय नेम। तो इंची जी, नाम तो आपका बहुत अच्छा है, उतना ही अच्छा नाम आपके सेंटर का है, सार्थक। अब थोड़ा सा उसके विषय में, आपने वो कब स्टार्ट किया और आप उसमें क्या क्या करते हैं? सो सार्थक एनकिंडलिंग होप्स, ये मेरे सेंटर का नाम है। तो सार्थक मीन्स अर्थ देना, और एनकिंडलिंग होप्स मीन्स जागृत करना होप्स को। नई आशा जागृत करना। तो अर्थ और आशा की खोज में जो पेरेंट्स आते हैं वो हमारे पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, और मैं डेफिनेटली ट्राई करती हूँ कि हर पेरेंट एम्पावर हो। और इसी में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं, हम अर्ली इंटरवेंशन में हाई रिस्क बच्चे देखते हैं। तो हाई रिस्क बच्चों की डिसेबिलिटी प्रिवेंट करने के लिए हम एफर्ट्स कर रहे हैं। और क्या डिसेबिलिटी आ सकती है, वो उसमें सेरेब्रल पॉल्सी बहुत कॉमन है, सीपी जिसे बोलते हैं कई लोग। सेरेब्रल पॉल्सी सीपी जो है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, तो ये टोन, मूवमेंट और पोस्चर। टोन मीन्स स्पीच? टोन मीन्स द मसल टेंशन, अच्छा, मसल्स, द टाइटनेस और लूजनेस ऑफ मसल्स, ठीक है। कि मांसपेशियां या तो बहुत टाइट हो रही हैं या फिर बहुत ढीली हो रही हैं। तो सेरेब्रल पॉल्सी में ये तीनों चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। टोन, मूवमेंट मतलब कैसे मूव कर पा रहा है, क्या बच्चा उठा पा रहा है सामान कि नहीं, क्या बच्चा बैठ पा रहा है कि नहीं, क्या बच्चा चल पा रहा है कि नहीं। पोस्चर, क्या वो झुक के बैठ पा रहा है, क्या उसकी नेक पीछे है, क्या उसके हैंड्स का पोस्चर ऐसे है, या फिस्ट तो नहीं बनी है, मुट्ठी बंद तो नहीं रहती हैं, या कैंची तो नहीं बनाता है, या बहुत ढीला तो नहीं है, पैर दूर दूर तो नहीं रखता है, या वो खड़ा हो रहा है तो झुक के खड़ा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सेरेब्रल पॉल्सी का पार्ट होती हैं, और हम उस पर सार्थक एंडेवर्स कि हम सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को उनकी मोटर स्किल्स को बहुत हेल्प कर पाएँ। और इसी के लिए मैंने डायनामिक मूवमेंट इंटरवेंशन भी रिसेंटली किया है, जिसने हमारी पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी स्किल्स को बहुत एनहांस किया, और डीएमआई मूवमेंट्स को हमने इंटीग्रेट कर लिया है हमारे वर्क में। तो मैं डीएमआई को छोटा सा एक्सप्लेन करूँगी कि डीएमआई मीन्स कि हम ऐसे स्पेसिफाइड मूवमेंट्स करते हैं उसमें, और वो फंक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे कि सपोज़ हमें बच्चे को बिठाना है, तो हम यूजुअली बैठी हुई पोजीशन में एक्सरसाइज कराते थे पहले, बट नाउ इट इज़ कि हमने लाइंग से उसे सिटिंग में किया, और सिटिंग में हम उसे एयर में ले गए
और हमने ग्रेजुअली उसकी नेक छोड़ दी और हम बहुत वॉच करे हुए हैं, पर वो एयर में मूवमेंट करते हुए वो अपना बैलेंस कितना बना पा रहा है, जिससे कि उसकी ऑटोमेटिक पोस्चरल रिस्पॉन्स जो आए कि वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली कोई भी बेबी है या बड़ा है तो वो अपने आप को गार्ड कर लेता है कि मैं गिर ना जाऊं, कितनी भी कम एबिलिटी होती है तब भी वो गार्ड कर लेता है कि मैं गिर ना जाऊं। तो जो ऑटोमेटिक पोस्चरल रिस्पॉन्स हमें चाहिए कि बेबी अपनी नेक होल्ड कर ले टाइट और बैक स्ट्रेट कर ले, तो वो हम एयर में अचीव कर पाते हैं। और कई सारे DMI के एक्सरसाइजेज होती हैं जो स्पेसिफाइड आउटकम्स जिनके होते हैं कि अगर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो हम क्या ऑटोमेटिक पोस्चरल रिस्पॉन्स अचीव करेंगे। तो ऐसे हम सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चों को बहुत अच्छे से हेल्प कर पा रहे हैं थैंकफुली। और जैसे कि वी आर द फर्स्ट टू ब्रिंग पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी टू मेरठ, और सार्थक बहुत ट्रस्टेड है इस फील्ड में। सेकेंडली हम ऑटिज़म के बच्चों को सपोर्ट करते हैं थ्रू फिजियोथेरेपी, थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी, थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। जो हमारी टीम है उन पूरी जो हेल्प करती है थ्रू कई काउंसलिंग एंड स्पेशल एजुकेशन। तो हमारी पूरी टीम विद देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑटिज़म के बच्चों को हेल्प कर पाती है। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज जो सार्थक देख पा रहा है इज़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD बहुत कॉमन हो गया है, क्लासरूम्स में बहुत देखने को मिलता है। और हाइपर एक्टिविटी सिर्फ शरारत नहीं है, अगेन नॉट लाइक ऑटिज़म। तो बहुत फ़र्क है ऑटिज़म की हाइपर एक्टिविटी में और ADHD की हाइपर एक्टिविटी में, क्योंकि ADHD में बच्चा फोकस करके बैठ के टास्क कंप्लीट करने में मुश्किल होती है, एक्सेसिवली टॉक कर सकता है, अपना सामान भूल सकता है, फॉरगेटफुल डिसऑर्गेनाइज्ड नेचर होती है, थोड़ा सा क्लमजी भी होता है पर स्लो नहीं होता है, क्लमजीनेस इन गेटिंग टू द नेक्स्ट टास्क। तो ऐसा ADHD के केसेस को हम बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं और बहुत सारे स्कूल्स हमें रेफ़र करते हैं। तो सार्थक बहुत हेल्प कर रहा है बच्चों को इंक्लूजन की तरफ, कि कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है जैसे डिसलेक्सिया है, या रीडिंग स्किल्स में प्रॉब्लम जैसे, या डिसग्राफिया है राइटिंग स्किल्स में प्रॉब्लम, या डिसकैल्कुलिया है अरिथमेटिक स्किल्स में प्रॉब्लम, या डिस्प्रैक्सिया है मोटर प्लानिंग स्किल्स में प्रॉब्लम। मोटर प्लानिंग जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगी कि अगर बॉल आ रही है तो कितना नीचे जाना है कि बॉल कैच हो पाए, या कितना हाथ ऊपर करना है जिससे बॉल कैच हो पाए। या फिर अगर बेड के नीचे गए हैं हम कोई चीज़ निकालने के लिए तो हमारा सिर कैसे ना लगे, तो कितना नीचे कितना ऊपर। हमारा मोटर प्लानिंग मीन्स हाउ टू यूज़ आवर बॉडी इन अ वे दैट हम ठीक से अपने आप को फंक्शन करवा पाएँ। तो सार्थक का यही एंडेवर है कि ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर काम करें, और हम ये 2 डेकेड्स से, मतलब मोर देन 2 डेकेड्स नाउ हम कर पाए हैं ये बच्चों की फील्ड में इन मेरठ, एंड नाउ इवन आउटरीच to number of families in India and across the globe online. So I feel happy doing it. अच्छा, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बताई, आज का लाइफस्टाइल स्पेसिफिकली द स्क्रीन टाइम, Yes. उसके लिए कितना जिम्मेदार है आपके हिसाब से? स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है, बहुत मेजर प्रॉब्लम बन गया है आजकल के बच्चों और बड़ों दोनों के लिए। मैं बच्चों को डिस्कस करूँगी पहले, क्योंकि आप देखेंगे कि 2019 से पहले, जो पैंडमिक आने से पहले, ऐसा नहीं था कि हम वॉशरूम में भी फ़ोन लेके जा रहे हैं, किचन में भी फ़ोन लेके जा रहे हैं। हम ऐसा समझते हैं कि जब से फ़ोन आया था, पहले तो कीपैड वाले फ़ोन्स होते थे,
तो वो भी क्योंकि फिक्स्ड लाइन की आदत होती थी तो फिक्स्ड लाइन की तरह ही रखे रहते थे। फिर इवन के स्मार्टफोन्स आए, इवन देन समहाउ वी यूज्ड टू कीप देम एट वन प्लेस एंड जब फ़ोन बजता था हम उसकी तरफ जाते थे। बट 2019 के बाद ऐसा होने लग गया है कि फ़ोन हमारे साथ चलता है एंड इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर हैंड और आवर बॉडी और आवर क्लोथ्स। अब क्योंकि पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन है ऑल द टाइम, तो पेरेंट्स बिकॉज दे ऑल्सो आर अटेंडिंग टू ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन। देर आर सो मेनी एप्स इन द फ़ोन कि अगर मैं मम्मी और पापा की भी बात करूँगी तो किसी बच्चे के, तो मैं उनसे मुझे लगता है कि फेसबुक की बीप तो चेक करेंगे, मैसेज की बीप तो चेक करेंगे, इंस्टाग्राम की बीप तो चेक करेंगे। तो अगर हर बीप पे आप फ़ोन चेक कर रहे हैं या फिर किसी की वेट करते हुए भी फ़ोन चेक कर रहे हैं, तो फ़ोन आपका पार्ट बन गया है। और अगर फ़ोन नहीं है तो आपको ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज़ मिसिंग एंड वो विड्रॉल देता है। तो क्योंकि ये हमारी लाइफ में इतना इंट्रूड कर गया है, तो ये हमारे बच्चों की लाइफ में भी इंट्रूड कर गया है। अब एक बेबी तो वही देखेंगे जो करते हैं, वही तो चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम व्हाट दे आर सीइंग। सो एक बेबी, सपोज एक बेबी होता है, बहुत रिसेंटली मैं आपको एक केस बताती हूँ कि एक मदर आई और उसने बोला कि मैम मेरा द चाइल्ड वॉज 17 months ओल्ड एंड शी टोल्ड दैट मेरी एक बेटी है पहले और वो 1.25 साल की है, और नहीं वो 1.25 साल की थी जब मेरा बेबी हुआ, ये वाला बेबी हुआ। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको इतना अटेंड कर पाऊँ बेबी को, तो मुझे लगा बेबी ना रोए, तो बेबी ना रोए तो मैंने उसको फ़ोन लगा के दे दिया जिससे वो म्यूज़िक चलता रहे, राइम्स चलती रहे एंड बेबी रोया भी नहीं, बहुत हैप्पीली बड़ा हो गया और 17 months का हो गया। अब उन्होंने कहा कि ना तो ये नेम को रिस्पॉन्स देता है, ना ये नज़र मिलाता है, ये बस अपने में खोया रहता है, चलता रहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल था और ऐसे काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं कि पेरेंट्स टॉयज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं बच्चों को खिलाने के लिए, रैटल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो रखे हैं कहीं, खरीद लेते हैं, गिफ्ट में आ जाते हैं, खरीद लेते हैं, एंड बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। अगर बेबी रो रहा है तो म्यूजिक ही लगाया जा रहा है, या तो राइम्स या कोई सॉन्ग्स या कार्टून्स, और बेबी को ये लग रहा है कि दैट इज़ द वे आई कीप क्वाइट। मैं लाइंग में देख रहा हूँ, छोटे बेबी देख रहा है तो भी मेरे लिए यही चुप रहने का तरीका है। और सरप्राइजिंगली 3 महीने के बेबी की भी एक पर्टिकुलर चॉइस है राइम की कि अगर आप एक मोटा हाथी लगा रहे हैं तो वो हैप्पी है, अगर आपने 2 चूहे लगा दिया तो रोएंगे। तो आप देखिए कि पहले क्या होता था कि पंजाबी घर में पैदा हुए तो पंजाबी सीखते थे, मराठी घर में पैदा हुए मराठी सीखते थे, हिंदी घर में पैदा हुए हिंदी सीखते थे। लेकिन अब वो जो ब्लैंक हार्ड डिस्क है बेबी के ब्रेन की, उसमें आपने राइम्स, कार्टून्स और उसी तरह की लैंग्वेज को सेव कर दिया, वो उसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज हो गई। अब या तो बेबी बोल ही नहीं रहा है या फिर जो बोल रहा है वो फ़ोन की तरह बोल रहा है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि जब वो देख रहा है तो इतना हाई विजुअल स्टिमुलेशन है कि जिस समय कुछ स्टिल है, जैसे मूवमेंट आ रहा है आ रहा है आ रहा है, कोई वीडियो चल रहा है और मूवमेंट बहुत तेज़ तेज़ हो रहा है, तो दैट इज़ द वे द ब्रेन थिंक्स कि द वर्ल्ड इज़ मूव करती हुई। पर अगर मूव नहीं कर रही है दुनिया तो उसे गलत लग रहा है, उसे लग रहा है कि मूवमेंट नहीं है तो कुछ बेचैनी की बात है। कि मूवमेंट नहीं है, उसे तो हिलना है, या तो वो ऐसे हिल रहा है या वो ऐसे हिल रहा है, या वो खुद घूम घाम के चढ़ के इधर चढ़ उधर चढ़ करके वो हाइपर एक्टिव हो गया है। तो इफ़ द मूवमेंट इज़ मिसिंग दे फील समथिंग इज़ रॉन्ग। दैट इज़ वॉट द ब्रेन हैज़ लर्नड। बिकॉज देर इज़ साउंड ऑल द टाइम, most of the time the rhymes are on, the songs are on, even bhajans are on, कुछ भी अगर कुछ भी ऑन है तो
बच्चे को नहीं पता कि जो एक बेसिक रिस्पॉन्स थी, हेड टर्न रिस्पॉन्स, कि अगर आवाज़ आई तो मुझे सिर घुमाना है, तो वो खो गई ना, सप्रेस हो गई, वो सीखा ही नहीं बेबी ने, क्योंकि हर टाइम आवाज़ आती रहती है, तो हेड टर्न रिस्पॉन्स मिस हो जाती है, इसलिए बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता अपने नाम को, क्योंकि ऑल द टाइम साउंड है। आप इसे ऐसे समझिएगा कि मंदिर में बैठ के आपको गोंग मतलब घंटा नहीं सुनाई देगा, बिकॉज ऑल द टाइम बजता रहता है। लेकिन आपके घर में मंदिर का बेल बज जाए तो आपको लगेगा अरे ये आवाज़ कहाँ से आई, मैं देखूं। तेज भी ज़्यादा लगता है। यस। सो जो रिस्पॉन्सेज हैं वो लर्नड रिस्पॉन्सेज होती हैं। एक न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन हो रहा है एक छोटे बेबी का, फ्रॉम अ बेबी टू अ टॉडलर। तो उस दौरान जो फर्स्ट 1 to 2 years ऑफ लाइफ है, उस दौरान हम जो सेव कर रहे हैं वही सेव हो रहा है। और जो हमारा स्क्रीन है, टीवी, फ़ोन, आईपैड, ये जो भी है, ये हाईजैक कर रहा है हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन को। ओके। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन ऐसे करूँगी मैं, जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वो चेंज हो रहा है। यस। जैसे एक छोटा बेबी होता है, आप न्यूबॉर्न के को उंगली देंगे तो वो अपने आप ग्रिप करके टाइट कर लेता है। अगर आप 3 महीने के बेबी को उठाएंगे तो वो पैर पे वेट लेगा और एक आध स्टेप आगे रख लेगा। अगर आप बहुत छोटे बेबी को बहुत थोड़ा सा झटके से रख देंगे नीचे, तो एकदम से हाथ खुल जाएंगे उसके, हेड अगर जर्क से नीचे रखा गया तो ये सब हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं which a baby Natural is reflexes. born, yes, primitive reflexes होते हैं which a baby is born with. अगर ये naturally integrate होने होते हैं, अगर 6 महीने के बच्चे को आप देंगे और वो टाइट पकड़ रहा है तो ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि 6 महीने के बच्चे को तो वॉलंटरली पकड़ना है। अगर उसे कोई टॉय उठाना है तो उसकी अपनी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए, कि मुझे ये वाला टॉय चाहिए। तो जो पामर रिफ्लेक्स था ये वाला, ये इंटीग्रेट होना चाहिए था, मैच्योर होना चाहिए था, जिससे कि ये बंद होने वाला रिफ्लेक्स हट जाए। जो हाथ ऐसे हो जाते हैं ये भी इंटीग्रेट होना चाहिए था, जिससे कि बार बार सिर को झटका ना लगे और नेक होल्डिंग आ पाए, या फिर जो आगे होना है उससे आगे इसकी इंटीग्रेशन से वो सब आ पाए। और जो ऑटोमेटिक स्टेपिंग रिफ्लेक्स है जो मैंने आपको बताया कि 3 महीने पर, तो वो 6 महीने के बच्चे में नहीं भी होना चाहिए, बिकॉज हमें चाहिए कि वॉकिंग 10 से 12 महीने के बीच में ही आए और बीच में सिटिंग आए, बार बार वेट पैरों पे ना ले, बैठ पाए। तो ऐसे ही जो रिफ्लेक्सेस हैं वो इंटीग्रेट होते चलते हैं, तो हमारा केफ्लोकॉडल डायरेक्शन में, मतलब हेड टू टो, हमारा न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है। तो अगर स्क्रीन है तो उसने हाईजैक कर दिया ये सब, उसने आपके बेबी की ये सब डिफरेंट डायरेक्शन में ले गया। जो A+B+C होना था वो A+B Z हो गया। तो वो Z होने की वजह से आपका जो छोटा सा टॉडलर है वो बोल सकता है पर्पल, ऑरेंज, और आपने कभी भी घर में वो एक्सेंट जो फ़ोन में है वो कभी नहीं बोला होगा। और जो कम्युनिकेशन की बातें हैं, क्योंकि वो फ़ोन में थी ही नहीं कि आपने क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई देना है, या आपने आँखों से कुछ इशारा किया और बेबी को स्माइल देना है, तो ये सब जो रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन है, क्योंकि बच्चा वंचित है इन सब चीज़ों से। बेबी जो सीख रहा था वो सब उसको मिला ही नहीं, एंड 6 to 7 hours उसके कानों में फ़ोन बज रहा है, आँखों के आगे भी फ़ोन है या टीवी है, तो वो तो सीख जाएगा, वो फीड हो जाएगा, बट जो फंक्शनली सोशल होने के लिए जो चाहिए, सोशल स्किल्स के लिए चाहिए, जो बैठ पाने के लिए चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा है उसको। और इसीलिए आपके हाथ में एक डिसरेगुलेटेड बच्चा, जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम फ़ोन ले लेते हैं तो बहुत रोता है, क्योंकि उसको इतना एडिक्शन है कि वो विड्रॉल फेस करता है कि अगर फ़ोन नहीं है
तो मैं कैसे बैठूं, फ़ोन नहीं है तो मैं कैसे खुश हूँ, और जितनी देर फ़ोन है तो वो ऑक्यूलर लॉक है, मतलब आंखें उस पर लॉक्ड हैं, तो तब वो बैठ पा रहा है। लेकिन फ़ोन हटा दिया तो ना तो वो बैठ पा रहा है, ना वो खुश रह पा रहा है, ना वो सीख पा रहा है, और वो बस डिटेल्स जो उसने फ़ोन में देखा है उसके अकॉर्डिंगली ही उन डिटेल्स में खो जाता है। और इसकी वजह से स्क्रीन टाइम हैज़ अफेक्टेड आर रिसेंट पॉपुलेशन। जो अभी बेबीज़ हुए हैं 2020 के बाद, उनको तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर लिया है। और जो ऑटिज़म कई हज़ारों में एक होता था, अब वर्ल्ड ओवर अराउंड 68 बच्चों में एक है। तो और स्टडीज़ और हो रही हैं, और भी कम हो रहे हैं नंबर्स, हर क्लास में भी होने लगे हैं। तो और इसी वजह से ADHD भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि सब बच्चों को ऑटिज़म नहीं होता है। कभी कभी डिफरेंट तरह के सेंसरी प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं, तो वो हाइपर एक्टिविटी डिफरेंटली दिखाई देती है। ऑटिज़म और ADHD में जो फ़र्क है मेजरली वो ये है कि ऑटिज़म में सोशल कम्युनिकेशन डेफिसिट ज़्यादा होता है, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, और ADHD में चाहे हाइपर एक्टिविटी है भी, तो भी ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिकेशन में डेफिसिट है, पर वो उस हाइपर एक्टिविटी की वजह से उसे अटेंशन किसी चीज़ को देने में मुश्किल होती है, थोड़ी सी चुलबुलाहट होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, बेचैनी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, और इम्पल्सिविटी होती है। बैठे बैठे उठे और जाके कुछ गिरा दिया, उठे और हमने कुछ उठा के ले लिया और अपने हाथ को हर्ट कर लिया। तो ऐसे ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ऑटिज़म एंड ADHD। अच्छा, नाउ ऑन द लाइटर टोन, है ना, क्योंकि ये बड़ी सीरियस बातें होगी। यू आर एन आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर एंड अ वंडरफुल पोएट। थैंक यू। नहीं, खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब आपको पोइट्री सुनानी पड़ेगी। ठीक है। So, a stillness overcomes me as I watch the wilderness of the waves. The shore welcomes me or not, hard to say. Beyond my capacities, bursting forth, thoughts I try putting to rest. Let the words lead us to skies azure. There's the horizon waiting for our poetry, I'm sure. Yours and mine take the stride, our instincts will guide. Great. So now I'll share another one. अच्छा, ये पोएम मैं अपने यंग लिसनर्स के लिए शेयर करूँगी। ये मैंने जब लिखी थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, आई थिंक आई मस्ट बी इन ग्रेड 8। तो मैं शेयर करूँगी कि ग्रेड 8 के बच्चे ने कैसा सोचा और फिर लिखा। Times are transient. The winds kissed me, life had its healing touch, and in my memory, I was voyaging in history. I delved deeper and deeper, plunging into the darkness of times, uprooting all coldness and listlessness. I was making time sublime. I had so much to wonder. Going down the lane, I saw some distant shadows on bare and barren plains. Shadows were dreary and dark, images were dismal, but my mirror was clear, yet reflections inexplicable. Flakes of snow as they settled down, the cold was trying to set in. The melody of music in the air had just kindled a flare. The sun had set, the evening breeze was heavy. Hearts became sorrowful, and now none was merry. Reflections of the past, of the bygone days, and then suddenly appeared a face. With nimble feet, it was my reflection. I stepped in, walking from the past
into the present. I lit the flame of love when almost nightfall, dispelling darkness and warming hearts of each and all. Yes, the breeze swayed now, the air became light, music pervaded, and gone was night. To see what had occurred, I myself stood with awe. The winter was gone, and now the snow had thawed. Life had sprung back, each thing that lay in a trance broke now into a dance. Present followed the past, as does future the present. Joy followed sorrow, as times are transient. ग्रेट. Thank you. अच्छा, आप एक एविड रीडर हैं, किताबें भी पढ़ते हैं. अब ये जो सवाल है इसके 2-3 पार्ट्स हैं. एक तो आपके प्रोफेशन से लिंक्ड है कि किताबें पढ़ना एक पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है बच्चे के, नंबर 1. नंबर 2, आपके फेवरेट ऑथर्स कौन से हैं, ठीक है. और नंबर 3, कि बच्चों में रीडिंग हैबिट इनकलकेट हो, इसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को. ओके, सो जैसे कि मैंने शेयर किया कि मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि मैं ऐसी फैमिली में बॉर्न हुई जहाँ पर सब पढ़ते थे. तो बुक्स हैव ऑलवेज बीन माय बेस्ट कंपेनियन एंड आई बिलीव इट इवन नाउ कि आजकल की मेंटल हेल्थ को देखते हुए बुक्स अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड हैं तो आपको लोनलीनेस होगी ही नहीं. तो अगर मैं अपने प्रोफेशन में देखती हूँ, जैसे कि हम बच्चों के साथ काम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बेबी को जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ही बुक्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, तो आई फॉर पिक्चर्स, आइडेंटिफिकेशन एंड आई फॉर टेक्स्ट बहुत अर्ली डेवलप हो जाता है. तो जो टेक्स्ट रीडिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग स्किल जब डेवलप होगी 2.5-3 साल पर तभी आए. कुछ रीडिंग साइट रीडिंग से आ जाती है. तो साइट रीडिंग बहुत अर्ली इन लाइफ करने से द लव फॉर बुक्स इज़ क्रिएटेड, और ये आप बेस्ट गिफ्ट दे पाते हैं अपने बच्चे को कि हम रहें ना रहें पर आपके साथ आपके मोस्ट पावरफुल फ्रेंड्स साथ में हैं. तो लव फॉर बुक्स मैं कहूँगी कि हर पेरेंट डेवलप करे तो अमेजिंग गिफ्ट होगा वो आपके बच्चों को. और बुक्स हर जगह होनी चाहिए. बुक्स यहाँ भी होनी चाहिए, बुक्स वहाँ भी होनी चाहिए, बुक्स रेस्ट रूम्स में भी होनी चाहिए. बुक्स हर जगह, जहाँ जहाँ आप बच्चे के घर में आप कहीं भी बुक्स रख सकते हैं वहाँ रखिए, सो दैट वो जब जहाँ देखे उसको ये लगे कि मैं इसे खोल सकता हूँ, मैं इसमें फ्लिप कर सकता हूँ पेजेस को, और मैं वंडरफुल पिक्चर्स देख सकता हूँ, और मैं किसी भी चीज़ से बोर नहीं होता हूँ. कोई भी इतनी सारी हैं कि मैं कोई भी उठा के पढ़ सकता हूँ. तो ये तो इनिशियल इन्फेंसी की बात कर रही हूँ मैं, कि बेबी अभी क्रॉल भी कर रहा है तो क्रॉलिंग में भी उसको जो मिले नीचे या ऊपर या स्टूल पर या टेबल पर, तो वो उठ ऐसे क्रॉल करता हुआ टेबल पर चढ़े और उसको बुक फ्लिप करने के लिए मिल जाए. तो अब यहाँ से जब शुरू होगा तो आप सोचिएगा कि उसकी आई फॉर डिटेल एंड आई फॉर द पिक्चर्स एंड आई फॉर यस द टेक्स्ट बिल्कुल डेवलप्ड होगी. बहुत जल्दी रीडिंग स्किल्स अचीव कर सकता है वो. तो ये तो हमारी फर्स्ट स्टेप ऑफ लाइफ की बात हुई. अब अगर मैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करती हूँ, तो जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है या ऑटिज़म है, तो अगर ये बच्चे किसी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं पर इनकी रीडिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं साथ के साथ, और कम्युनिकेशन पीछे है
बट कॉम्प्रिहेंशन का लेवल हायर होगा बिकॉज देव बीन रीडिंग, देव बीन एक्सपोज्ड टू द वर्ल्ड ऑफ बुक्स वेरी अर्ली. तो हमें ये नहीं सोचना है कि अभी तो हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है इसलिए हम बुक्स अभी कैसे इंट्रोड्यूस करें. तो रीडिंग जो है वो हर तरीके से, आप रीड कर रहे हैं तो आप हर तरीके से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. आप फील से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप बुक को टच करने से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप देखने से भी ले रहे हैं. जो पेपर का रफल है ऑन टर्निंग द पेजेस, उससे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. तो मेरे अकॉर्डिंगली जो बच्चे बहुत अर्ली रीडर्स हैं, इवन दो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन एनी अदर एरिया, they are able to perform well academically, and even they can be taught to type soon if they are unable to write as soon as as the school wants them to. तो कम्युनिकेशन को और हेल्प करेगा रीडिंग स्किल. तो ये मेरे सजेशन रहेगी फॉर पेरेंट्स जिनको इश्यूज़ भी हैं या बिना इश्यूज़ के भी. अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये था, योर फेवरेट ऑथर्स. माय फेवरेट ऑथर्स. सो माय फेवरेट ऑथर्स हैव ऑलवेज, मतलब मुझे छोड़ के और कितने हैं? आपकी बुक्स भी अमेजिंग है. मैं बचपन से बहुत लाइट हार्टेड बुक्स पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बुक्स हमारी सोलेस हैं, बुक्स हमारी फ्रेंड हैं. तो मुझे सुधा मूर्ति बहुत अच्छी लगती हैं एज अ, यस, बिकॉज शी कनेक्ट्स डायरेक्टली, हर लैंग्वेज कनेक्ट्स डायरेक्टली विद द हार्ट. एंड बिल्कुल भी डिक्शनरी नहीं देखनी पड़ती उनकी रीडिंग में. उनकी जब जो भी लिखती हैं वो, और वो बिल्कुल ऐसा लिखती हैं जो हमारी डेली लाइफ से रेजोनेट करता है. लैंग्वेज भी बड़ी सिंपल होती है. यस. सेकेंडली मुझे रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे लगते हैं, सत्यजीत रे बहुत अच्छे लगते हैं. उनका राइटिंग स्टाइल बहुत मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी, आई हैव नॉट रेड देयर बंगाली बुक्स बट आई हैव रेड ट्रांसलेशंस ऑफ देयर वर्क इन इंग्लिश. तो एक तो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं मोस्टली. तो शॉर्ट स्टोरी जो होती है वो आपकी ग्लिम्स ऑफ वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दिखाती है एंड देन इट एंड्स. क्लाइमैक्स अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी कम अच्छा भी हो सकता है. आपके हिसाब से भी नहीं होता कई बार. Yes. कोई बात नहीं, तो ठीक. बट वो शॉर्ट स्टोरी होने की वजह से, और वो क्योंकि उनके Bengalis have been very literary and reading was always into their culture and music was always in their culture. तो उनमें बीच बीच में जो उनके पार्ट्स ऑफ देयर लाइफ जो भी वो लिखते हैं उसमें ये सब इंटेलेक्चुअली एनहांसिंग बातें आती हैं और मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं. वो चाहे 50s की बात हो या 30s की बात हो रही है, तब भी मैं ये कहूँगी कि वो ऐसा लगता है कि हम आज देख पा रहे हैं. वो जो लिखते हैं वो विजुअली आपकी आंखों के सामने होता है. तो ये इसीलिए मुझे ये ऑथर्स बहुत इंस्पायर करते हैं. और बहुत सारे ऑथर्स हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं. बचपन में बहुत सिडनी शेल्डन पढ़ी है, अगाथा क्रिस्टी पढ़ी है, एनेट ब्लिटन पढ़ी है, और अभी आजकल और तन्मय शर्मा जी की बुक्स पढ़ी हैं. अथर्व शर्मा की क्विज बुक्स पढ़ी हैं. तो सब हमारी मेरी लाइफ को एनहांस कर रही हैं. हर बुक में कुछ सीखने के लिए होता है, कभी राइटिंग स्टाइल में, कभी उस स्टोरी में जो हमारे कैरेक्टर के साथ कभी कभी इट रिंग्स विद अस कि हाँ ये मेरा पार्ट ऑफ, जो मेरे अंदर का ये वाला पार्ट इस वाले कैरेक्टर्स को के साथ मिलता जुलता है. तो आजकल मैं मिसेस फनी बोन्स पढ़ रही हूँ, ट्विंकल खन्ना की. तो बहुत लाइट हार्टेड रीड है और उसमें भी एक लाइन यही कहूँगी कि
वो अपनी लाइफ के बारे में जिस तरह से लिखती हैं वो उस सटल ह्यूमर से लिखती हैं कि आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, और आपको जिन बातों पे कभी कभी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आता है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया और उसने वैसे क्यों नहीं किया, तो वो पढ़ने से ऐसा लगता है कि यू कैन चेंज योर परसेप्शन, इट्स जस्ट द वे यू थिंक अबाउट थिंग्स, और आप कैसे परसीव कर रहे हैं, और कभी कभी उन्हीं बातों में से खुशी निकलने लगती है और आप हंस देते हैं। तो मुझे वो पढ़ के भी बहुत अच्छा लगा। तो एंड आई एम ब्लेस्ड कि लिटरेरी लाउंज से मैं जुड़ी हूँ, और डेफिनेटली हम And we are running a book club in any यस एंड परिचर्चा बुक क्लब हम साथ में करने का मौका मिला। वी कुड मेक अदर पीपल कनेक्ट विद अस, एंड वी आर इनटू दिस बुक रीडिंग, बुक सेलिब्रेशन जर्नी जो हम साथ कर रहे हैं, और हम बहुत सारे और लोगों को, बच्चों को इंस्पायर कर पाएंगे इस जर्नी में कि वो और बुक्स पढ़ें, इतना पढ़ें कि वो खुद भी खुश रहें और बहुत सारा लिखें और लिखते रहें, और अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को इसी तरह बचा कर भी रखें और बेटर भी करते रहें। ग्रेट। तो इंची जी, मज़ा आया आपके साथ बात कर कर। इट वॉज रियली अ वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन, एंड वी वुड अप्रिशिएट कि अगर हम, टॉपिक काफ़ी बड़ा है जिसमें आप काम करते हैं, तो डेफिनेटली चाहेंगे कि एक और पॉडकास्ट या अ सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट आपके साथ इन टॉपिक्स पे रेगुलर करते रहें। तो थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच तन्मय जी फॉर हैविंग मी। आई माई सेल्फ आई एम सो ग्रेटफुल, और अपनी बातें कहने का मौका मिलना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच।